हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को लुसेंट के सामान्य ज्ञान को एक एक शब्दों पर मैंने व्याख्या किया, एक एक शब्द का विश्लेषण किया, कैसे प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को मैंने जिक्र किया है। तो आपको बता दें कि यहाँ तक मैंने आप लोग को बता रखा है, ठीक है, पिछले वीडियो में, जो कि आप लोग देख चुके हैं। मेरा पुराना टॉपिक ख़त्म हो गया था। चलिए, आज के वीडियो में हम ये बताने वाले हैं, ये चलेगा हम लोग का, कि बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। ठीक है, बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। पहले दोस्तों बता दें कि हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हर एक क्वेश्चन को हम टॉर्चर करते हैं, उसके बाद एक एक क्वेश्चन को हम बताते हैं, व्याख्या करते हैं, जिसमें आपको लंबे समय तक याद रहे और अच्छे तरीके से आप लोग समझ सकें। ठीक है, तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं। देखिए, लिखा है इसमें कि जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। ठीक है, आगे थोड़ा पढ़ते हैं। क्या कहता है कि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। ठीक है, यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक इसका श्याम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी यानी राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। दोस्तों, पहले इतना मैंने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी पढ़ लेते हैं थोड़ा, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। आगे थोड़ा सा आपको दिखा दें दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ है, ठीक है, इस साइड है थोड़ा सा। यहाँ पढ़ने के बाद यहाँ पर आते हैं। घबराइए मत दोस्तों, हम एक एक क्वेश्चन सब आपको समझाएंगे ताकि आपके पैराग्राफ बढ़िया से समझ आ जाए। देखिए यहाँ पर देखिए, अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युग की राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कहता है यहाँ पर आगे नोट में कि अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की कारगिल संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यौन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो चलिए दोस्तों, पहले इतना हम लोग समझेंगे इसमें कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, हम एक एक प्रश्नों का उल्लेख करेंगे, आपसे पूछेंगे और आप इसका जवाब देंगे अच्छे से। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस लुसेंट के जो शुरू से चल रहा है क्रम, इस शुरू से जो चल रहा है क्रम, उसमें आया है पुराण के बाद कौन सा टॉपिक है? बौद्ध है, जैन है, फिर एवं अन्य साहित्य दिया है, एवं अन्य साहित्य। ठीक है, अन्य साहित्य। पहले इस पर हम लोग एक एक करके समझेंगे। ठीक है, देखिए, अब आपसे पूछा जाए कि बोलते जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है, इस पर बात करते हैं बुद्ध की। ठीक है, तो पूछा जाए बुद्ध के पुनर्जन्म, जो फिर से जन्म की जो कहानी वर्णित है, वो किस में है? किस में है बताइए आप आंसर। तो इसका नाम होगा जातक में। यानी कह रहा है कि बौद्ध, यहाँ समझिएगा कि जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है ना। जातक में ये जो जातक दिख रहा है, इसमें बुद्ध के जन्म के फिर से पूर्व जन्म, सॉरी यहाँ पर पुनर्जन्म नहीं, सॉरी माफ़ करना आप लोग, यहाँ पर जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। पूर्व जन्म माने पहले का जन्म जो बात कर रहे हैं ना, वो जातक में वर्णित है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि हिनयान का प्रमुख ग्रंथ, हिनयान जो है, हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। सुनिए, हिनयान का प्रमुख ग्रंथ का नाम बताओ। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? हिनयान के प्रमुख ग्रंथ का नाम बताइए तो आप लोग। कथा वस्तु, क्या नाम होगा? कथा वस्तु। ठीक है, कथा वस्तु है। चलिए, हिनयान के प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? कथा वस्तु। जातक में किसकी कहानी वर्णित है? तो जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी। ठीक है, जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हिनयान के प्रमुख ग्रंथ का क्या नाम है? कथा वस्तु नाम है। अच्छा, इससे कथा वस्तु में क्या है?
कथा वस्तु में महात्मा बुद्ध का जो कथा वस्तु है ना, इसमें महात्मा बुद्ध का ये जो महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ कथानकों के साथ वर्णित है। समझ रहे हैं ना। तो ये कथा वस्तु में महात्मा बुद्ध से ही संबंधित है। पूछा जाए कथा वस्तु किससे संबंधित है, महात्मा बुद्ध से ही संबंधित है। इसमें जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित किया गया है। ठीक है, अनेक कथानकों के साथ इसमें क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। चलिए यहाँ तक तो समझ गए। आगे क्या कहता है कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ध्यान रखना है, पूछा जाएगा जैन साहित्य को। जैन देखो तो बौद्ध की कहानी इतना सा छोटा सा दिया था, हल्का सा है ना, आगे चलकर पढ़ना है विस्तार से। ठीक है, पर यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना है। और भाई जैन साहित्य को क्या कहा गया है, जैन साहित्य को क्या कहा गया है, तो इससे जवाब हो जाएगा आगम। याद हो जाएगा ना। देखो जैन साहित्य को दोस्तों क्या बोलते हैं, आगम। ठीक है, आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है। देखो अगला है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। ठीक है, प्रारंभिक इतिहास की बात करें किससे ज्ञात होता है, शुरुआती जो है बात किससे ज्ञात होता है, तो जवाब हो जाएगा कल्पसूत्र से। किससे, कल्पसूत्र से। ध्यान रखिएगा। जैन धर्म साहित्य को क्या कहा गया, आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक जो विकास हुआ है यानी इतिहास हुआ है, प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात है, तो कल्पसूत्र से ज्ञात है। जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों, थोड़ा बताइएगा दोस्तों। पूछ रहे हैं कि जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालीनों के साथ साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। तो जैन ग्रंथ में देखो क्या क्या है, भगवती सूत्र में, ध्यान रखना दोस्तों, जैन ग्रंथ कह रहा है, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र है। ठीक है, भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों, इसमें जो महावीर है, जैन धर्म किससे संबंधित है, महावीर से संबंधित है ना जी। तो महावीर के इसमें क्या है ना, कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंध का विवरण मिलता है। तो महावीर के साथ साथ उनके समकालिक कितने लोग थे, कैसे थे, ऋषि मुनि लोग, उस सबका विवरण इसमें दिया गया है। हम विवरण बोल दिए हैं, ठीक है, माफ़ करिएगा, विवरण सबका दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है अर्थशास्त्र के लेखक, है ना, अर्थशास्त्र के लेखक यहाँ पर कह रहा है, अर्थशास्त्र के लेखक। तो आप लोग आराम से बता सकते हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, बताइए जल्दी से, इंतजार करें, बोले कौन है, तो आप तो जानते हैं चाणक्य। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य। चाणक्य को और क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से। ठीक है, चाणक्य का अन्य नाम क्या है, कौटिल्य नाम है, या इनको बोलते हैं विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। ठीक है, यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र यहाँ कर देते हैं दोस्तों, देखिए थोड़ा सा इस साइड करते हैं। देखो अर्थशास्त्र जो है कितने अधिकरणों में विभाजित है, तो ध्यान रखना ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। ठीक है, कितने, 15 अधिकरणों में विभाजित है। और कितने प्रकरणों में विभाजित है, तो ये 180 प्रकरण। देखिए 180 प्रकरण, ये क्या है, 15 अधिकरण, इसमें विभाजित है। ठीक है, अच्छा, अब पूछा जाएगा कि जो अर्थशास्त्र है इससे किसकी जानकारी मिलती है, और ये अधिकरण है, प्रकरण है, इससे जानकारी किसकी मिलती है, किसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो आप सीधे से जानकारी दे सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी। ठीक है, ये जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र से किसकी जानकारी मिलती है, तो मौर्यकालीन, मौर्य के जो साम्राज्य था ना, मौर्य साम्राज्य, उसके कालीन की सभी इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, अच्छा, इसका अनुवादक कौन है, तो श्याम शास्त्री। ध्यान रखना, इसका अनुवाद भी किया है, जो अनुवाद किए थे, इसका अनुवादक का नाम क्या है, श्याम शास्त्री। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र का जो अनुवाद किया है ना, श्याम शास्त्री। ठीक है दोस्तों, नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पर लिखते हैं, अनुवादक का नाम क्या है, यहाँ पर लिखते हैं श्याम शास्त्री। ठीक है, शास्त्री लिख लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा हम लिख नहीं पा रहे हैं, है ना, लिख लीजिएगा, श्याम शास्त्री है। चलिए
दोस्तों इसको मिटाते हैं, थोड़ा आगे बताने का प्रयास करते हैं, समझने का। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। पूछा जाए बौद्ध धर्म जातक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ठीक है। बौद्ध जातक में किसकी कहानी मिलती है? बौद्ध धर्म की, ठीक है। अच्छा, इसमें बुद्ध के जन्म से पहले की बात है ना, पूर्व जन्म की कहानी इसमें वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ का क्या नाम है? कथावस्तु, ठीक है। कथावस्तु किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध से संबंधित है, ठीक है। महात्मा बुद्ध से संबंधित है। जैन साहित्य को क्या कहा गया है? आगम कहा गया है, ठीक है, याद हो गया होगा। जैन धर्म का प्रारंभिक जो है इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? कल्पसूत्र से मिलती है, ठीक है, कल्पसूत्र से मिलती है। अच्छा, जैन ग्रंथ में ये भगवती, जैन ग्रंथ में क्या देख रहे हैं आप लोग? जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में किसकी जानकारी मिलती है? किसका विवरण मिलता है? तो महावीर के जीवन कृत्यों तथा उसके समकालिक जो साथ हैं, उनके समकालिकों के साथ जो संबंध है उनका विवरण मिलता है, ठीक है। यहाँ से समझ गए होंगे। चलिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? उनका नाम है चाणक्य। इनका और नाम क्या है? कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम है, ठीक है। चलिए, अभी अर्थशास्त्र जो है 15 क्या है ना, अधिकरण में विभाजित हो गया है और 81 प्रकरणों में विभाजित है, ठीक है। और इसका जो अनुवाद किया है अर्थशास्त्र का अनुवाद क्या है? श्याम शास्त्री जी है। क्या है? अनुवादक का नाम क्या है? श्याम शास्त्री जी। चलिए, इसके बाद आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये आप लोग के लिए ना रिवीजन बहुत काम में आएगा। दोस्तों आप चाहेंगे तो ईयरफोन लगाकर आराम से सुन सकते हैं और खूब बढ़िया से इसको याद कर सकते हैं। हम इतना बार रिपीट इसको कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आप ईयरफोन लगाकर सुन सकते हैं, सोए हुए रहेंगे तो भी लगभग समझिए कि मन में गुंजेगा आपके दिमाग में। आइए आगे थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करें। चलिए बताइए, तो हम पूछते हैं, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? देखो, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीका से, ठीक है, क्रमबद्ध तरीका से लिखने का सबसे पहले प्रयास किसने किया था? क्या है जवाब? दे सकते हैं आप लोग, बताइए। नहीं, जवाब होगा कलहन है, कलहन है, ठीक है। संस्कृत जो है ना, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का जो प्रयास है सबसे पहले कलहन द्वारा ही किया गया। इन्होंने एक अपना पुस्तक दिया, कलहन द्वारा एक रचित पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। देखिए, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये, राजतरंगिणी, ठीक है, राजतरंगिणी, ध्यान रखिएगा आप लोग, लिख लीजिएगा राजतरंगिणी। यानी इसमें रजाओं की नदी, राजतरंगिणी का मतलब है यहाँ पर रजाओं की नदी, ठीक है, रजाओं की नदी की बात करता है, रजाओं की नदी की बात किया है, ठीक है। अच्छा, इस ग्रंथ में 8 को सर्ग हैं। पूछा जाए इस ग्रंथ में कितने सर्ग हैं? ध्यान रखिएगा, कितने सर्ग हैं? 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है, था इनको तरंग कहा गया है, ठीक है, तरंग कहा गया है। इसमें प्रारंभ से लेकर, माने इसमें क्या कहा है ना कि प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक, माने प्रारंभ से कहने का मतलब कि 1वीं सदी से है ना, शुरू से लेकर, यानी प्रारंभ से लेकर कहाँ तक? 12वीं सदी तक, ठीक है, 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन है, कश्मीर के शासकों का वर्णन है, ठीक है, शासकों का, कश्मीर के शासकों का वर्णन है, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पूछा जाएगा कि कलहन जो है, कलहन क्या किए थे कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को लिखने का सबसे पहले प्रयास किया था, ठीक है। इनके पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी, जो इसमें राजाओं की नदी इसको कहा गया है। सर्ग कितने हैं इसमें? 8 सर्ग होते हैं और इन्हें क्या कहा गया है? तरंग की संज्ञा दी गई है, ठीक है। प्रारंभ से लेकर ये 12वीं सदी तक इसमें कश्मीर के जितने भी राजा हैं ना, कश्मीर के, इस ग्रंथ में कश्मीर के शासकों का इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है, शासकों का वर्णन किया गया है। चलिए आगे इसमें देखते हैं कि अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत, ध्यान रखना दोस्तों, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत, ठीक है, सिंध विजय का वृत्तांत जो है, विजय का वृत्तांत की बात कर रहा है। इसमें वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। किस में सुरक्षित है? चचनामा में, ठीक है, चचनामा में सुरक्षित है। चचनामा का लेखक कौन है? ध्यान रखना, जब अरब सिंध पर विजय प्राप्त किया था ना, तो उसका जो वृत्तांत है वो किस में सुरक्षित है? तो चचनामा में, ठीक है, किस में है? चचनामा में। अब पूछा जाए चचनामा का लेखक कौन है, बताइएगा। चचनामा का लेखक, चचनामा का लेखक अली अहमद है। कौन है? अली अहमद। चचनामा का लेखक कौन है? अली अहमद। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग।
चले उसके बाद है अष्टाध्यायी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी चले पूछा जाए अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है? तो देखिए अष्टाध्यायी जो है ना संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक। अष्टाध्यायी एक पुस्तक का नाम है, ठीक है। इसके लेखक कौन है? पाणिनि। इसके लेखक कौन है? पाणिनि, ध्यान रखना। अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी में क्या होता है, क्या है अष्टाध्यायी में? संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है ये, ठीक है। ये पुस्तक है जिसमें संस्कृत भाषा व्याकरण की सबसे पहला ये पुस्तक है और इसका लेखक पाणिनि है। इस पुस्तक से ध्यान रखना मौर्य साम्राज्य जो है ना, मौर्य के पहले का इतिहास, जैसे मौर्य के पहले का इतिहास, ठीक है। मौर्य के इस पुस्तक से मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन, मौर्य जो साम्राज्य था ना उसके युग राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें देखो इस पुस्तक से मौर्य जो साम्राज्य था, ठीक है, मौर्य साम्राज्य से पहले का जो इतिहास था, पहले के इतिहास की बात कर रहा है। और जो मौर्य साम्राज्य था उस टाइम, दोनों की इसकी जानकारी देता है, ठीक है। समझ गए होंगे दोस्तों कि अष्टाध्यायी क्या है? एक पुस्तक है। ये पुस्तक है, कैसी पुस्तक है? तो संस्कृत भाषा व्याकरण की सबसे प्रथम पुस्तक है, ठीक है। इसका लेखक कौन है? पाणिनि है, ठीक है, पाणिनि है। और इस पुस्तक से क्या मिलता है कि मौर्य साम्राज्य के, जो मौर्य साम्राज्य है ना उससे पहले का इतिहास मिलता है और मौर्य जो युगीन था, मौर्य का जब शासन चल रहा था उसका, ये दोनों का इससे जानकारी देता है, ठीक है। अब नोट में क्या कहते हैं, ध्यान रखिए। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लिपि शब्द का जो है, लिपि शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किसमें हुआ था? तो अष्टाध्यायी में ही हुआ था। इसी पुस्तक में, अष्टाध्यायी जो पुस्तक है ना, इसी में लिपि शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ था, ठीक है। सबसे पहले लिपि शब्द का प्रयोग इसी अष्टाध्यायी पुस्तक में हुआ था, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब इसके बाद आते हैं, थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक से आपको मैंने प्रयास किया इतना समझाने का और रिपीट किया ताकि आपको याद हो सके। कृत्यानयन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। देखो कृत्यानयन, ये शब्द समझे, कृत्यायन की बात करें, कृत्यानयन नहीं दोस्तों, कृत्यायन, ठीक है। कृत्यायन की गार्गी संहिता, कृत्यायन की कौन सी संहिता? गार्गी संहिता, ठीक है, गार्गी संहिता की बात करें। देखिए दोस्तों, इसमें हमको बनाने का मुख्य उद्देश्य है ना कि बहुत सारे लोग क्या है ना कि छोड़ कर चले जाते हैं और पढ़ाई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। इतना शॉर्टकट करेंगे ना तो आज के ज़माने में कंपटीशन फेस करना बहुत मुश्किल है ना। क्योंकि डीप है, अध्ययन डीप थोड़ा चाहिए ही, इसलिए लुसेंट जितना दिया है उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, एक भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों। आगे हम लेते चलेंगे, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये कह रहा है कि कृत्यानयन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। देखो गार्गी संहिता क्या है, पूछा जाए गार्गी संहिता क्या है तो कहेंगे ज्योतिष ग्रंथ है। क्या है? ज्योतिष ग्रंथ। पूछा जाए कि गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है पर किसका है, तो जवाब क्या दीजिएगा आप लोग? कृत्यानयन का। किसका? कृत्यानयन का, ठीक है। कृत्यानयन का गार्गी संहिता एक ग्रंथ है जिसको कौन सा ग्रंथ है? ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यौन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। देखो इसमें ये जो आप लोग देख रहे हैं ग्रंथ, इस ग्रंथ में भारत पर होने वाले यौन जो आक्रमण है ना, यौन आक्रमण, यौन लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था उसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। अच्छा अब आइए थोड़ी सी बात करते हैं, हल्का सा दिया है पतंजलि का, ठीक है। तो पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। देखो पतंजलि की बात करें, पतंजलि कौन थे? ध्यान रखना, पतंजलि कौन थे? तो जवाब होगा पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित। पतंजलि कौन थे? बोलो जल्दी से, पतंजलि कौन थे? तो जवाब देंगे आप लोग पुष्यमित्र शुंग के, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, ठीक है, पुरोहित। चले इसको समझ गए होंगे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित है। अच्छा, इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। इसके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है, ठीक है। इनके जो महाभाष्य है ना, इससे शुंगों के
इतिहास का पता चलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग इस टॉपिक को समझे अच्छा से, और आप लोगों ने देखा कि बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य की चर्चा लुसेंट में थोड़ी सी दिया था, ठीक है। आगे चलकर विस्तार से ही पढ़ना है, पर इतना दिया था मैंने तो इसको बना रखा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।